नमस्कार, होम टीवी भारत में आपके स्वागत है। उत्तर प्रदेश इतवा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सेफाई स्थित सेफाई मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस समारोह में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री शामिल हुए। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में डिप्टी सीएम ने कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर मुकदमा दर्ज किए जाने के सवाल पर ब्रिजेश पाठक ने कहा कि मामला अदालत में लंबित है, इसलिए इस विषय पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। वही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के 100 विधायक लाकर मुख्यमंत्री बनने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि इस तरह के सवालों का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। जिसकी आबादी 25 करोड़ के लगभग पहुंचने वाली है। लोगों को क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज देने के लिए चिकित्सकों की आवश्यकता, पैरामेडिकल स्टाफ की आवश्यकता है। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा आप सबके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 2014 में जब इस देश की कमान संभाली, उन्होंने तय किया कि हम मेडिकल सीट को भी बढ़ाएंगे और नए मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। 2017 में हमारे पास उत्तर प्रदेश राज्य में 17 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में और 23 मेडिकल कॉलेज निजी क्षेत्र में, यानी कुल लगभग 40 मेडिकल कॉलेज। अरे यार पीछे आए, फिर क्या आगे बात चले यार। सर यहां माइक मत देना, के पास माइक मत करिए। अरे ऐसे थोड़ा पीछे ना, भाई पीछे आ जाओ सर, पीछे आ जाइएगा, पीछे सर थोड़ा पीछे आइए, आगे 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 रोल। अरे भाई हां चलो आप पीछे पिंटू भाई तुम्हारी सर तुम्हारी आगे बढ़ो, थोड़ा चेहरा आने दो, तो नीचे करो सर। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई के स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। सैफई का आयुर्विज्ञान संस्थान बहुत तेजी के साथ प्रगति के पथ पर अग्रसर है। प्रतिदिन यहाँ 5000 के लगभग ओपीडी हो रही है। मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ साथ सुविधाओं को भी बढ़ाने का काम लगातार जारी है। अभी 500 बेड का अस्पताल कुछ दिनों को पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटित किया था और अन्य सभी सुविधाएं जो भी आवश्यक होंगी, हमारी प्रतिबद्धता मरीजों के प्रति है, उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति है। इटावा और आसपास जनपदों के सभी मरीजों को बेहतर क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज यहाँ मिले, उसको सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा हाईवे पर बड़ी संख्या में दुर्घटनाओं के कारण मरीजों को यहाँ आना पड़ता है, तो आज हमने तय किया है और हमने घोषणा भी की है कि हाईवे पर एक बड़ा ट्रॉमा सेंटर बनेगा, जिसको सैफई आयुर्विज्ञान संस्थान चलाएगा और उसके लिए प्रस्ताव मांग लिया। इसको शीघ्र से शीघ्र स्वीकृत किया जाए। सर मुख्यमंत्री पर एफआईआर हुई है। देखिए, मामला चूंकि अदालत में है, इसलिए अभी कुछ कहना उचित नहीं। मुख्यमंत्री जी जापान और सिंगापुर के दौरे पर है। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य अब बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, नंबर 1 के लाइन ऑर्डर के साथ निवेश का सबसे बड़ा केंद्र बन करके उभर रहा है पूरे भारत में। आज उत्तर प्रदेश राज्य बीमारू राज्य नहीं, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है और बड़ी संख्या में उद्योग यहाँ लग रहे हैं। मुख्यमंत्री बन जाएंगे। देखिए, इस प्रकार की बातों का राजनीति में कोई स्थान नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं पर मोहर लगाई है और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में आज लॉ एंड ऑर्डर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1 का है। मंत्री जी अस्पताल का मंत्री जी इटावा में बलिया जिले से इस वक्त की बड़ी राजनीति और विटिया खबर सामने आ रही है। लगातार 3 बार से रासड़ा विधानसभा सीट से विधायक रह चुके उमाशंकर सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। सूत्र के मुताबिक बीते साल आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस द्वारा जुटाए गए ब्यौरे के बाद आज आयकर विभाग की टीम उनके घर पहुंची है।
बताया जा रहा है कि टीम में 50 से अधिक अधिकारी शामिल है और सुबह से ही विधायक उमाशंकर सिंह के घर दस्तावेज खंगले जा रहे हैं। इस दौरान विधायक से आयकर अधिकारियों द्वारा पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले की जांच जारी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला विधायक की छवि और आगामी चुनाव के लिहाज से भी काफ़ी अहम हो सकता है। बहुजन समाजवादी पार्टी के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह, जो कि पिछले कई सालों से कैंसर से पीड़ित हैं और आइसोलेशन में लखनऊ में रह रहे उनके घर पर आज सुबह से ही आईटी की रेड पड़ी हुई है। हम उनके घर पे इस वक्त मौजूद हैं, जहां अंदर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि लगभग 50 से अधिक पुलिसकर्मी और अधिकारी इस रेड में शामिल हैं और अंदर तमाम दस्तावेजों को खंगाल करके उनकी जाँच करी जा रही है। उमाशंकर सिंह एक बड़े कद्दावर नेता के साथ एक बड़े ठेकेदार भी हैं। तमाम तरीके के ठेके और वो लेकर के काम करवाते हैं और ये बताया जा रहा है कि पिछले 4 सालों में लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का ठेका इनको मिल चुका है और कहीं ना कहीं यही आशंका है कि इसी को लेकर के यहाँ पर ये इनकम टैक्स की रेड चल रही है। फ़िलहाल इसके साथ साथ उमाशंकर सिंह का जो दफ्तर है, जो आवास है और उसके अलावा बलिया, सोनभद्र, जहाँ जहाँ पे भी उनके इस तरीके के ऑफिसेज़ हैं उन वहाँ पर आईटी की रेड पड़ रही है। आप फिर से देखिए, यहाँ पे मैं गार्ड से भी बात करूँ। बाबू जी, क्या हो रहा है, ये किस चीज़ की रेड है, कुछ जानकारी है? वही इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स कितने बजे आए थे ये लोग? वही पौने 10 बजे आए। पौने 10 बजे आए थे। देखिए, पौने 10 बजे यानी कि सुबह से ही अब तक कई घंटे बीत चुके हैं और इनकम टैक्स की रेड यहाँ पे लगातार चल रही है। तो फिलहाल तमाम दस्तावेजों को खंगाल रहा है आईटी डिपार्टमेंट और उनमें क्या कुछ निकल के सामने आता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अशर असरार, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। बलिया के रासड़ा से बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह पर हुई छापेमारी की कार्रवाई को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने इस कार्रवाई को पर नाराजगी जताई है। उन्होंने इससे अमानवीय बताया है और कहा है कि विधायक उमाशंकर सिंह इस समय गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और जिंदगी मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अपने फेसबुक पेज पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि इलाज में ही सारा पैसा खर्च हो रहा है और ऐसे समय में की गई कार्रवाई संवेदनहीनता दर्शाती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों ने नर्स और डॉक्टरों की आवाजाही पर रोक लगाई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर किसी तरह की अनहोनी होती है तो संबंधित संस्था जिम्मेदार होगी। साथ ही उन्होंने इससे राजनीतिक बदले की भावना से भी की गई कार्रवाई करार दिया और गौरतलब है कि दिनेश प्रताप सिंह और उमाशंकर सिंह के बीच पारिवारिक संबंध भी है और दिनेश प्रताप सिंह की पुत्री का विवाह उमाशंकर सिंह के परिवार में हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश के राजनीति में हलचल तेज हो गई है। देखिए, भारतीय संस्कार, संस्कृति और सनातन धर्म में सुख दुख बांटना ये मनुष्य की प्रकृति में या मनुष्य के हिस्से में होता है। और आज हमारे रिश्तेदार श्री उमाशंकर सिंह जो विधायक हैं रसड़ा से, दलीय नीतियों के आधार पर हमारा उनका कोई रिश्ता नहीं, एक व्यक्तिगत जीवन का रिश्ता है और ऐसे में सुख दुख बांटना हर रिश्तेदार परिवार के लोगों की जिम्मेदारी बनती है। आज उनके घर पर आयकर विभाग ने रेड की, जबकि देश प्रदेश के राजनेता, देश प्रदेश की संस्थाएं सब जानती हैं कि 2 वर्षों से श्री उमाशंकर सिंह जी को ब्रेन का 4थे स्तर का कैंसर है। वो अपनी सांसें बचाने के लिए कभी अमेरिका, कभी दिल्ली, कभी लखनऊ 2 वर्षों से लगातार दौड़ रहे हैं और ऐसी परिस्थितियों में उनका धंधा व्यवसाय सब चौपट हो चुका है, ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। उसके बावजूद उनके घर में रेड किया जाना इन परिस्थितियों में, और जिस प्रकार से रेड की जा रही है कि उनके घर में नर्स और चिकित्सक जाने का भी अवसर नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई हानि, जीवन की हानि होती है तो इसके लिए संस्थाएं जिम्मेदार होंगी। और मैं समझता हूं कि
दुर्लभतम अपराधों में भी जब ऐसी परिस्थितियों में कोई न्यायालय जाता है तो माननीय न्यायालय भी दया के आधार पर उस याचिका को स्वीकार करके दोषमुक्त कर देती है। मैं दोषमुक्त करने की बात नहीं करता हूं, अगर दोषी हो तो चाहे जो सजा दी जाए, लेकिन क्या यह अवसर राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित होकर के किसी को दंड पहुंचाने अथवा पीड़ा पहुंचाने का अवसर हो सकता है? क्या ये सही समय है? बिल्कुल नहीं। इसलिए ईश्वर सद्बुद्धि दे उन राजनेताओं का जो बदले की भावना से पीड़ा पहुंचा रहे हैं। इन परिस्थितियों में मैं समझता हूं किसी भी संस्था को ये हक नहीं है और इस समय ये कार्रवाई किसी दशा में उचित नहीं कही जा सकती। टोक्यो से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के टोक्यो आगमन पर यामानाशी प्रांत के वाइस गवर्नर जुनिची इशिदारा ने उनकी आवागवाही की एयरपोर्ट पर आत्मीय स्वागत का माहौल देखने को मिला। इस मौके पर प्रवासी भारतीय समुदाय के भी मुख्यमंत्री का इंतजार और जोरदार स्वागत किया और पारंपरिक तरीकों से अभिनंदन किया गया और उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल को लेकर उत्साह दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का यह दौरा निवेश और तकनीकी सहयोग और औद्योगिक साझेदारी को मजबूत करने में के उद्देश्य से बेहद अहम माना जा रहा है और टोक्यो में आयोजित बैठकों और कार्यक्रमों के जरिए उत्तर प्रदेश और जापान के बीच सहयोग के नए आयाम खोलने की उम्मीद जताई जा रही है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की प्राथमिकताओं को सर्वोपरि रख रहे हैं और लेकिन इसे नज़रअंदाज कर हल्की टिप्पणियां की जा रही है। उन्होंने राहुल गांधी के बयान की निंदा करते हुए बाबा महाकाल से उन्हें सब बुद्धि देने की कामना भी की और मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रहने वाला परिवार आप किसानों के जरिए अपनी राजनीतिक हित साधने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यूरोपीय संघ के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के करीब 6 लाख किसानों के लिए नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त हुआ है और सीएम मोहन यादव ने दावा किया कि यह पहल केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ही संभव हो पाई है, जबकि कांग्रेस शासनकाल में उद्योगों पर ताले लगे हुए थे। इस बयान के बाद एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। देश के साथ विदेश के साथ जो परस्पर किसानों के हितों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अपने सभी प्रकार के विकास के क्रम में किसानों की प्राथमिकता जो सर्वोपरि रख रहे हैं, उसको भूलकर एक तरह से कई हल्की बात कही गई। मैं उसकी निंदा भी करता हूं और बाबा महाकाल से उनको सद्बुद्धि देने की कामना भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो पहले अध्ययन कर ले, समझ ले। जिस प्रकार से झूठे अनर्गल आरोप लगा करके राहुल गांधी जी ने बात कही, मैं मान के चलता हूं बाबा महाकाल उनको सद्बुद्धि दे और उनको क्षमा याचना करना चाहिए कि उनने अपने ही पुरखों के द्वारा लंबे समय तक देश की आजादी के बाद से लंबा समय तक सरकार चलाने का जिस खानदान को अधिकार है, वो अब किसानों की आड़ में अपने मतलब के लिए अपने संभावनाओं के द्वार देख रहा है। ऐसे संभावना खुलने वाली नहीं है। किसानों के लिए उनके खेतों में जाकर उनके साथ उनकी चर्चा के बलबूते पर जिस प्रकार का अनुकूल माहौल माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है, मुझे गर्व है। मध्य प्रदेश वो स्थान है जहां नदी जोड़ो अभियान में सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10% की राशि मैचिंग ग्रांट स्टेट को मिलाना पड़ेगी, 90% की ग्रांट भारत सरकार अपनी दे रही है। इसके माध्यम से किसानों का भला होगा। मध्य प्रदेश वो स्थान है, मध्य प्रदेश के साथ पूरा देश, जहां सभी क्षेत्रों में समान रूप से
आगे बढ़ने के किसान के क्षेत्र में भी हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इरिगेशन का, कपास का, रेडीमेड गारमेंट्स का, अब यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़कर के मध्य प्रदेश के 6 लाख किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया मार्ग खोला है कि वो अपने रेडीमेड गारमेंट्स को कपास से लेकर धागे तक और धागे से लेकर कपड़े तक और कपड़े से लेकर रेडीमेड गारमेंट्स तक सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए देश में जिस प्रकार से मौका मिल रहा है, ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में ही हो सकता था। कांग्रेस के शासनकाल में तो हमारी इंडस्ट्री में ताले लगे थे। मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि कृपा करके नेता प्रतिपक्ष और उनकी बहुत पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थोड़ा स्मरण करें अपने उस शासनकाल के काले पन्नों को, जिनके काल में शासनकर्ताओं के माध्यम से किसानों के लिए लगातार अन्याय किया गया था। मैं एक बार फिर बाबा से कामना करता हूं इनको सद्बुद्धि दे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक और विकास से जुड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि आधारभूत संरचना और कानून व्यवस्था में सुधार के बाद प्रदेश में निवेश की अपार संभावना बनी है। उन्होंने कहा है कि आज देश और दुनिया के बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रतिनिधिमंडल जर्मनी, सिंगापुर, जापान जैसे देशों के दौरा कर रहा है। लाखों करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल रहे हैं और MOU पर हस्ताक्षर हो रहे हैं, जिन्हें धरातल पर उतारने का काम लगातार जारी है। उप मुख्यमंत्री के प्रदेश की जनता की ओर से प्रतिनिधिमंडल का आभार व्यक्त किया और कहा कि यहां उत्तर प्रदेश के विकास का स्वर्णिम दौर है और वही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उत्तर प्रदेश का आम नागरिक अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम कर रहा है। इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के बाद, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के बाद उत्तर प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। आज देश दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी विदेशी दौरे पर हैं। जर्मनी से लेकर के सिंगापुर और जापान में निवेश की अपार संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर विभिन्न देशों के भ्रमण पर है और रोज अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं कि लाखों करोड़ के पैकेज के ऑफर मिल रहे हैं और MOU साइन हो, उनको धरातल पर उतारने का काम लगातार जारी है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से मतलब अपने प्रतिनिधिमंडल का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आप देखेंगे कि शीघ्र ही उत्तर प्रदेश राज्य निवेश के मामले में औद्योगिक जगत में नंबर 1 पर आएगा। देखिए, समाजवादी उनके पेट में दर्द है और उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उत्तर प्रदेश का जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से उत्तर प्रदेश में विकास की वजह से नंबर 1 पर आ रहा है। उसका जो आर्थिक हालात बदल रहे हैं और आज उत्तर प्रदेश का नागरिक, हर नागरिक अपने आप को माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता है। प्रधानमंत्री 2 दिन के इजराइल दौरे। पटना बिहार से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नेहरू गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देश के इतिहास में कई ऐसे फैसले हुए जिन्हें वे कॉम्प्रोमाइज मिशन बताते हैं। अपने बयान में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कई ऐतिहासिक और राजनीतिक मुद्दे उठाए। नितिन नवीन के आरोप लगाया कि नेहरू काल में विदेश नीति से जुड़े फैसलों में गंभीर समझौते हुए। उन्होंने तिब्बत, अक्साई चीन और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन की स्थायी सदस्यता के समर्थन जैसे मुद्दों का उल्लेख किया। इंदिरा गांधी के संदर्भ में उन्हें शिमला समझौते और कच्चा टीबू द्वीप के समझौते को लेकर सवाल उठाए। साथ ही भोपाल गैस त्रासदी के आरोपी वरेन एडरसन के देश छोड़ने के मुद्दे का भी जिक्र किया। सोनिया गांधी पर उन्होंने आरोप लगाया कि 2004 से
2014 के बीच नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के जरिए समानांतर व्यवस्था चलाई गई। वही राहुल गांधी की विदेशी यात्राओं को लेकर भी सवाल उठाया और इन बयानों के बाद राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रिया तेज हो गई है और कांग्रेस की ओर से जवाब आने की संभावना है। कंप्रोमाइज स्टोरी को मैं आपके सामने रख रहा हूं। किस प्रकार से गांधी परिवार का कंप्रोमाइज मिशन चलता रहा, देश की जनता को कंप्रोमाइज कर हमेशा अपने हितों की रक्षा पर कैसे पूरा नेहरू गांधी परिवार काम किया है, मैं उसकी जानकारी थोड़ा आपसे साझा कर रहा हूं। एक समय था जब नेहरू जी ने खुद कहा था कि 45 करोड़ जनता मेरे लिए लायबिलिटी है। इस एक प्रधानमंत्री के रूप में ये शब्द कितना बड़ा धोखा है देश की जनता के साथ, और उनका किस प्रकार से संबंध रहा विदेशी ताकतों के साथ वो हम सबको ही जानते हैं। और अभी के जो बब्बर शेर बन रहे हैं, राहुल को भी आपने देखा है कि किस प्रकार से विदेशी शक्तियों के कठपुतली बनकर वो काम करते हैं। ये जो पूरा कांग्रेस परिवार का कंप्रोमाइज, इसके कुछ अंश आपके सामने रख रहा हूं। इतिहास गवाह है कि नेहरू जी के सचिवालय CIA और अन्य विदेशी एजेंसियों के नेहरू ने किस प्रकार से बिना किसी रिवार्ड के तिब्बत में भारत के अधिकार को चीन को सौंप दिया, ये हम सबको जानते हैं। पंचशील की आड़ में किस प्रकार से अक्साई चीन का कब्जा मान लिया गया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में किस प्रकार से पत्र लिखकर चीन को स्थायी सीट देने की वकालत की गई, ये हम सब ने देखा है नेहरू का कंप्रोमाइज मिशन। अब आते हैं माननीय इंदिरा गांधी जी के पर, जिन्होंने लगातार एक बड़ी छवि बनाई थी, लेकिन हम सबको ध्यान में है कि अमेरिकी राजदूत मोहिना ने माना था कि CIA ने कांग्रेस किया। शिमला समझौता, जिसमें 93,000 पाकिस्तानी सैनिक को बिना PO के कब्जा लिए हुए छोड़ देना, आखिर किस कंप्रोमाइज मिशन के तहत ये किया गया। राजनीतिक रूप से कच्चा टीपू जो है श्रीलंका का, उसको किस प्रकार से उपहार स्वरूप श्रीलंका को दे देना, इंदिरा गांधी के कंप्रोमाइज मिशन की स्टोरी बताता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों देखते रहिए होम टीवी भारत।